हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो से आपको बहुत सारे की टर्म्स जो हैं पता चलेंगे। मतलब इससे पहले आपने ये चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है डजेंट मैटर, लेकिन अगर आपने पहले पढ़ा भी है तो आई कैन बेट कि इसमें से कुछ ना कुछ आपके लिए नया जरूर होगा। ठीक है, देखो इन्फ्लेशन, ये टर्म आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? कीमतों में इंक्रीमेंट होना। ठीक है, जो प्राइसेस है उसका बढ़ जाना। लेकिन जब हम प्राइसेस के बढ़ने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक जनरल प्राइस लेवल की। ठीक है, हम बात करते हैं एवरेज प्राइस लेवल की। मतलब कि एक इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारी चीज़ों के प्राइसेस जो हैं वो एक साथ बढ़ गए हैं। ठीक है, इसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे। अगर किसी इकोनॉमी के किसी एक एक सेक्टर में मान लो इन्फ्लेशन है, बाकियों में नहीं है अगर मान लो, तो इसके लिए हम वर्ड इन्फ्लेशन यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम सेक्टोरल इन्फ्लेशन का टर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको आप इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई होने के लिए, मुद्रास्फीति होने के लिए आपको ये याद रखना है कि हम बात करते हैं जनरल प्राइस लेवल की। ठीक है, हम एवरेज प्राइस लेवल की बात करते हैं। मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे सेक्टर्स में एक साथ एक समय पे प्राइसेस जो है वो बढ़ चुके हैं। तो ये है इन्फ्लेशन की डेफिनेशन। अब देखो, अगर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कीमतों में इंक्रीमेंट होना, तो अगर कीमतें बढ़ जाएं तो उसके लिए क्या टर्म हम यूज करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए दो शब्द आपने याद रखने हैं। एक तो टर्म होता है डिफ्लेशन, ये यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, अब ये डिफ्लेशन क्या होता है? तो जैसे इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस में इंक्रीमेंट होता है, ठीक उसी तरीके से जब हम बात करते हैं डिफ्लेशन की, तो डिफ्लेशन का मतलब होता है कीमतों में गिरावट आ जाना। कीमतों में गिरावट आ जाना। तो एक तो ये टर्म आपने याद रखना है। एक आपने टर्म याद रखना है डिस इन्फ्लेशन। डिस इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन, ये दो टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि अभी सपोज करो कि इन्फ्लेशन है, किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनी हुई है। अब उस इन्फ्लेशन का सपोज करो कि रेट 20% चल रहा है किसी इकोनॉमी में। अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, एक महीने के बाद वो 19% हो गया, फिर 14% हो गया, 10% पे आ गया, 6% पे आ गया। तो इन्फ्लेशन के रेट में धीरे धीरे गिरावट आने को हम क्या कहते हैं? डिस इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, ये नोट डाउन कर लेना आप। जब भी हम बात करेंगे डिफ्लेशन की, तो अचानक से कीमतों में गिरावट आ जाना, इसको डिफ्लेशन कहते हैं। और डिफ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो डिफ्लेशन है, दिस कैन लीड टू रिसेशन और डिप्रेशन। ठीक है, कई सिचुएशन में। और जो डिसइन्फ्लेशन होता है ये इकोनॉमी के लिए बढ़िया होता है। ठीक है, तो आपने ये दो टर्म जो है कम से कम याद रखने हैं। अब हम देखते हैं इसके अलावा और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो अगर हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें, सबसे पहले रेट वाइज, ठीक है, तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन जो है ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो सकता है। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? तो अप टू 3%। तो अगर मान लो किसी इकोनॉमी में अप टू 3% आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, तो इसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। और ये अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए। एक चीज याद रखना, जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन हमेशा गलत नहीं होता है। ठीक है, अप टू सर्टेन लिमिट जो है इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा ही होता है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? रिसेशन वाली सिचुएशन होगी। इस चैप्टर में आगे हम देखेंगे कि इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है। और पूरे अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो ऐसा पहला कौन सा देश था जिसने इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात की थी? फिलहाल अभी तो आपने इतना याद रखना है कि जब भी हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो ये अप टू 3% हो सकता है, इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है और ये ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन जो है इस टॉपिक से आपने याद रखनी है। अब हम देखते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉक इन इन्फ्लेशन क्या है? तो अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का रेट अप टू 10% है तो इसे हम वॉक इन इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ये एक वार्निंग है, ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक वार्निंग होता है कि अभी अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के जो मेजर्स है इसकी शुरुआत कर ली जाए, अदरवाइज आने वाले समय में सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। ऐसी अगर हम बात करें तो एक टर्म हम यूज़ करते हैं गैलपिंग इन्फ्लेशन। तो ये गैलपिंग इन्फ्लेशन क्या है? तो देखो, किसी भी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन का रेट है 10% से ज़्यादा हो और अप टू 50% हो, तो ऐसे इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं? गैलपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अब देखो, ऐसी सिचुएशन में ओबी सी बात है कि किसी भी देश का फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगा। क्यों फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होगा? देखो, अगर आप सपोज करो कि आप इन्वेस्टर हो, आप किसी देश में जाके पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे देखोगे ना, वहाँ के जो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं,
वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर किसी देश में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का ये एक साइन है। तो कोई इन्वेस्टर वहाँ पे पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा जाके। फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में एक आपका टर्म यूज होता है हाइपर इन्फ्लेशन, तो ये नाम से क्लियर। जब भी हम हाइपर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हाइपर इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब है जहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट मोर देन 50% हो। इन्फ्लेशन का रेट मोर देन 50% हो, और 50% से ऊपर ये मिलियन बिलियन में भी जा सकता है। ठीक है। रिसेंट अगर एग्जांपल कंसीडर करें तो वेनेजुएला का एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, जो कि हाल फिलहाल में इन्होंने रिकवर कर लिया है। लेकिन अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें मोस्ट रिसेंट अगर हाइपर इन्फ्लेशन की, तो वेनेजुएला, और यहाँ पे देख सकते हो इन्फ्लेशन का रेट कितना था। तो ये 2,82,972.80% आपको इन्फ्लेशन यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है। तो ये कुछ टाइप से इन्फ्लेशन के ऑन द बेसिस ऑफ रेट। अब हम देखते हैं कॉज वाइज इन्फ्लेशन जो है वो कॉज वाइज कितने टाइप का हो सकता है। तो देखो सबसे पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो देखो सिंपल सी सिचुएशन है, अगर किसी चीज के लिए डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसके कंपैरिजन में सप्लाई जो है या तो कांस्टेंट हो या फिर कम पड़ जाए, तो इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन अराइज होगी वो डिमांड बेस्ड होगी। ठीक है, इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, देखो सिंपली इसको समझने की कोशिश करो। जैसे किसी मार्केट में कोई 10 प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे पहले, ठीक है, उसको खरीदने वाले 10 लोग ही थे। उसको खरीदने के लिए 10 लोग ही पहले आते थे। अब क्या हो गया कि 5 और लोग इसमें ऐड हो गए। ठीक है, 5 और लोग ऐड हो गए। अब ये 5 लोग कौन है, या तो इनके टेस्ट में चेंज आ चुका होगा कि ये अब ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, या फिर ये हो सकता है कि लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ चुकी है। कोई भी रीजन हो सकता है, मतलब लोगों के पास पैसा आ गया। ठीक है। तो पहले 10 ही प्रोडक्ट था, 10 लोग खरीदने जा रहे थे, 5 और बंदे आ गए। तो 15 लोग हो गए, लेकिन प्रोडक्ट 5 ही है। खरीदने वाले 15 लोग हैं, प्रोडक्ट आपके पास 10 ही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगी, तो ऐसी सिचुएशन में ओबी सी बात है कि प्राइसेस जो है इसके बढ़ जाएंगे। अगर शॉपकीपर को पता चल जाए कि ये जो प्रोडक्ट है ये और कहीं नहीं मिलेगा, इतने ही प्रोडक्ट है, खरीदने वाले 15 हैं, तो वो क्या करेगा, वो बिडिंग करवाएगा। तो जो ज़्यादा पैसा देगा उसको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा फिनोमिना है कि जब हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो अब क्योंकि डिमांड करने वाले लोग ज़्यादा हैं और जो आपके पास प्रोडक्ट है वो या तो कांस्टेंट ये पहले जितना था उतना ही है या फिर उससे भी कम हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, देखो सिंपली आप डिमांड कब करते हो, जब आपके पास पैसा होता है। तो ये जितने भी हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं इन सभी में एक चीज़ कॉमन है कि आपके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, और पैसा अगर आपके पास आएगा तो आप डिमांड करोगे, और ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे, सप्लाई उसके मुकाबले में अगर उतना नहीं होगा तो obvious सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो देखो जब भी हम डिमांड इन्फ्लेशन की बात करेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करेंगे, तो पहला इसका कारण क्या हो सकता है, इंक्रीज इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है। तो देखो आप डिमांड तो तभी करते हो ना जब आपके पास पैसा होता है। तो जैसे अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग पैसा खूब उड़ाना चालू कर देंगे, दैट मीन्स ये किस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिमांड को, लोगों की डिमांड बढ़ चुकी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी है। तो अगर गवर्नमेंट ने मान लो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों की जो रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी इन्फ्लेशन होने के जो चांसेस हैं वो बने रहते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जब भी हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ये क्यों राइज हो रहा है, क्योंकि लोगों ने सेविंग जो है वो करना बंद कर दिया है। लगभग लोग सेविंग नहीं कर रहे, इसीलिए तो पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो डिमांड कर रहे हैं। फिर आप कह सकते हो कि जो लोकल एक्सचेंज रेट है वो भी डिक्रीज हो चुका है। अब इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कि आपका कोई दोस्त अमेरिका में बैठा हुआ है और उसने आपको $100 दिए। ठीक है, वो हर महीने आपको 100 $100 भेजता है। ठीक है। अब वो जो $100 आपको भेज रहा है, इंडिया में एक्सचेंज रेट है सपोज करो 80 रुपये। ठीक है, $1 के बदले में आपको 80 रुपये मिलेगा। तो आपका दोस्त आपको $100 भेजता है, तो हर महीने आपके कितने, आप बैंक में जाके कितना पैसा निकलवा सकते हो, 8,000 रुपये। ठीक है, आपके पास 8,000 रुपये था खर्चने के लिए। अब क्या हुआ कि जो एक्सचेंज रेट है उसमें चेंज आ गया। अब $1 की जो वैल्यू है वो 90 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो पहले आपको 8,000 मिलता था, अब 9,000 मिलने वाला है। ठीक है। तो पहले आप 8,000 खर्चते थे, अब 9,000 यहाँ पे स्पेंड करोगे। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, लो एक्सचेंज रेट के चलते हो रहा है। जो आपकी जो लोकल एक्सचेंज रेट है उसमें चेंज आ चुका है, आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और आप याद रखना कि जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन में ना एक पॉइंट, ये पूरे लेक्चर का मैं आपको सार बता रहा हूँ, जो क्रक्स है इस पूरे लेक्चर का,
कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो सिंपली जो करेंसी की वैल्यू है ना वो डिप्रिशिएट करती है, ये याद रखना आप। करेंसी की जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट करती है, सिंपल सा यही फंडा है। अब एक्सचेंज रेट वाला जो अभी हम एग्जांपल कंसीडर कर रहे थे कि पहले 80 एक्सचेंज रेट चल रहा था तो आपके पास 8,000 थे खर्च करने के लिए, अब एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, 90 रुपये हो जाते हैं तो आपके पास 9,000 आ गया। ठीक है, तो पहले आप 8,000 खर्चते थे, अब 9,000 खर्च रहे हो, मतलब कि एक्स्ट्रा जो वो 1,000 रुपीज आया है ऐसा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 8,000 8,000 की जो वैल्यू थी वो $100 थी, अब 9,000 की वैल्यू $100, मतलब आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखना है। फिर अगर हम देखें डिक्रीज इन टैक्सेस, इन सभी में कॉमन मैंने आपको पहले ही बताया, इन सभी से एक ही आउटकम निकलेगा और आउटकम क्या है कि मनी की सप्लाई जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो डिक्रीज इन टैक्सेस, तो टैक्सेस जब कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास एक्सेस मनी आपके पास आ जाएगा, और एक्सेस मनी आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप डिमांड करोगे। ठीक है, और डिमांड तो आप कर रहे हो लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर सप्लाई नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। अब देखो इसको आप ऐसे समझो कि आपकी इनकम 100 रुपये थी, गवर्नमेंट आप पे 20 रुपये टैक्स लगाती थी, आप कितना खर्चा कर रहे थे? 80 रुपये। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि टैक्स को 10% कर दिया। ठीक है, तो अब टैक्स कितना दे रहे हो? 10 रुपये, बचे कितने? 90 रुपये। तो पहले आप 80 खर्चे थे, अब 90 खर्च रहे हो, मतलब इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और इन सभी में अगर आप देखोगे तो एक ही पॉइंट कॉमन है कि आपकी मनी सप्लाई बढ़ रही है, और मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या होगा कि लोग डिमांड भी तो कर रहे हैं ना, डिमांड भी तो करेंगे, जो एक्सेस अमाउंट जो आपके पास आएगा उसके लिए किसी ना किसी चीज़ के लिए डिमांड किया जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट है इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड बैंक क्रेडिट, तो ये तो क्लियर ही है, नाम से क्लियर है। और बैंक क्रेडिट, अब बैंक क्रेडिट का एग्जांपल आप क्या कंसिडर कर सकते हो कि बैंकों ने क्या किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम कर दिया। बैंकों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम कर दिया तो लोग इजीली अब लोन ले सकते हैं, और लोग अगर इजीली लोन अगर ले सकते हैं तो obvious सी बात है उस पैसे को बाद में खर्च करेंगे। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब डिमांड किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उसके कंपैरिजन में सप्लाई ना बढ़े। ठीक है, अब चलो, अब इन्फ्लेशन तो आ गया, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो सोल्यूशन क्या है कि यही जो हमने पॉइंट्स देखे थे ना, इसका ही अब रिवर्स करना चालू कर दो। इसी का हम रिवर्स करना चालू करते हैं। देखो सबसे पहले इंक्रीज इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो इसको हम डिक्रीज कर देंगे। जो ये सेविंग बिल्कुल हम नहीं कर रहे थे, अब सेविंग को हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। ऐसे अगर हम एक्सचेंज रेट की, अब देखो एक्सचेंज रेट वाला जो सिस्टम है, अगर तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है तो वहाँ पे तो इतनी वैसे दिक्कत आएगी नहीं, ये सब फ्लोटिंग में होता है। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वाला अगर सिस्टम है तो इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें टैक्सेस की, तो टैक्सेस हमने जो कम किया था इसको हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये जो मनी सप्लाई जो हमने इंक्रीज किया था इसको हमने डिक्रीज करना है, और बैंक क्रेडिट मतलब इंटरेस्ट रेट को जो है अब बढ़ाना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से ही आएगा। ठीक है, कि अगर जब भी इन्फ्लेशन की बात हम करते हैं, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन तभी होता है जब मनी सप्लाई बहुत बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन के दौरान में मनी सप्लाई बढ़ चुका है, और आपका सोल जो पर्पस होता है, चाहे हम लेक्चर के लास्ट में देखेंगे, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो चाहे फिजिकल पॉलिसी हो, दोनों का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मनी सप्लाई को कम कर दे। ठीक है, और जो अभी मैंने आपको सोल्यूशन बताया इन सभी से क्या होगा कि मनी सप्लाई कम होगा, तो मनी सप्लाई कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर लोगे। एक बार फिर से अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें, देखो इन्फ्लेशन है, ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, इसको हम कैसे कम करेंगे? हमारा सोल्यूशन क्या है? हमने मनी सप्लाई को कम करना है। टैक्स इंक्रीज कर दिया, टैक्स इंक्रीज कर दिया, मनी सप्लाई जो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। देखो आपकी सैलरी 100 रुपये थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया 20 रुपये। ठीक है, आप खर्चा कितना करते थे? 80 रुपये, इन्फ्लेशन हो गया, गवर्नमेंट ने सोचा पहले ये 20% टैक्स देता था, 50% कर दो। ठीक है, 50% टैक्स हुआ मतलब कि गवर्नमेंट को आपको कितना देना पड़ेगा? 50, खर्चे के लिए कितने बचे? 50 रुपये, पहले कितने बचे थे? 80, तो मनी सप्लाई कम हो गया। ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे, और फिर ये CRR हो गया, ठीक है, फिर रेपो रेट हो गया, इन सभी को भी हम क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। तो इसको अगर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मनी सप्लाई जो वो डिक्रीज होगा, इसको लेक्चर के लास्ट में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद सप्लाई को इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो सप्लाई क्योंकि कांस्टेंट था या फिर बहुत कम हो चुका था, इसीलिए तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रहा था, तो अगर इसी को हम बढ़ा दे तो इससे हम छुटकारा जो है वो पा सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो सिंपली नाम से क्लियर है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ चुकी है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है पहले जितने की चीज़ आप बेचते थे अब उसको आप हाई प्राइस पे बेचोगे। जैसे ना इसका एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे सपोज करो कि आप आपकी जूते बनाने की एक कंपनी है, आप शू बनाते हो। अब शू बनाने के लिए आप सपोज करो कि एक शू बनाने के लिए आप आपको लेदर पे 50 रुपये खर्च करना पड़ रहा था।
ठीक है? तो लेदर पे आप 50 रुपए खर्चा कर रहे थे, और फिर जो लेबर है, सपोज़ करो कि आप 30 रुपए लेबर को दे रहे थे, ठीक है? और एक्स वाई ज़ेड 20 और खर्चे आप जोड़ लो। तो एक जूता बनाने के लिए जो आपका कॉस्ट आता था वो 100 रुपए आता था, ठीक है? 50 रुपए आप अपना मार्जिन रखते थे और 150 रुपए का आप लोग बेचते थे, ठीक है? तो ये सिचुएशन ऐसे बनी थी। अब हुआ क्या कि लेदर के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है? लेदर का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। पहले 50 का मिलता था, अब 100 का मिलता है, एक जूते बनाने के लिए जितना लेदर चाहिए। और बाकी जो आपके इनपुट के कॉस्ट है, सपोज़ करो वो इतने ही है, ठीक है? तो इसके चलते होता क्या है कि आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। पहले आप 100 रुपए की कॉस्ट पड़ती थी, अब 150 हो जाती है। तो अगर आपकी कॉस्ट ही 150 है, तो ऑब्वियस सी बात है आप 200 में बेचोगे ना। तो ऐसी जो इन्फ्लेशन आएगी, जहाँ लोगों को पहले 150 का एक जूता मिलता था, अब 200 का मिल रहा है। ये प्राइस क्यों बढ़ा? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। तो इस तरीके का जो इन्फ्लेशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है? और इसके कारण क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट में जब भी इंक्रीमेंट होगा, तो इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इसके और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ये कॉस्ट आखिर मतलब क्यों बढ़ रहा है? ये कॉस्ट जो है ये क्यों बढ़ रहा है? तो एक तो अभी हमने पॉइंट देखा कि इनपुट के प्राइसेस ही बढ़ जाएँ, ठीक है? ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, ठीक है? ये भी हो सकता है कि इम्पोर्ट प्राइसेस बढ़ जाएँ, ठीक है? ये भी हो सकता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट बैंकों ने बढ़ा दिया है, ठीक है? ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। तो इसके रीज़न बहुत से हो सकते हैं, लेकिन सिंपली अगर हम समझे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, तो कॉस्ट जो है वो बढ़ चुकी है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो सॉल्यूशन तो यही है, देखो, कंट्रोल करे प्राइसेस के ऊपर। प्राइसेस बढ़ तो चुका है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कोई ना कोई पॉलिसी तो लेके आ सकती है ना, प्राइस को रेगुलेट कर सकती है कि प्राइसेस ऑलरेडी कॉस्ट के बढ़ चुके हैं, तो मतलब अपना मार्जिन जो है उसको थोड़ा कम कर ले, ठीक है? और उसके बाद कंट्रोल ऑन इनकम, कंट्रोल ऑन इनकम। तो अब कंट्रोल ऑफ इनकम का यहाँ पे एक एंगल आप ले सकते हो कि जो फैक्ट्री वाला है, ठीक है, उसके मन में एक लालच है। लालच क्या है? कि उसकी इनकम बढ़ती रहे। तो गवर्नमेंट अगर उसे परसुएड करे कि यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में वो अपने इनकम के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब इसको कैसे मनाओगे आप? मोरल सुएजन के थ्रू, ठीक है? तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों से पर्सनल मीटिंग कर सकती है कि सिचुएशन जो है वो देश में बहुत अच्छी नहीं है, और उनको पर्सनल मीटिंग के थ्रू परसुएड करे, ठीक है? ठीक इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट ये कोशिश करे कि देश में जो मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, अगर हम उसको कम कर दें, तब भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है उसको हम कम कर सकते हैं। देखो, सिंपल सी बात है कि किसी देश में अगर सिर्फ कुछ ही अगर इंडस्ट्रीज हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्राइस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। वो प्राइस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, वो अपने हिसाब से प्राइसेस को रेगुलेट करेंगे। तो अगर हम मोनोपोलिस्टिक पाव अगर ट्रेंड को अगर हम ख़त्म करें, और इसकी जगह हम परफेक्ट कंपटीशन को अगर हम इंक्रीज करें, अगर परफेक्ट कंपटीशन को इंक्रीज करें, तो obvious सी बात है, जब परफेक्ट कंपटीशन होगा, लोगों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन जब होगा, तो इनोवेशन आएगा। तो जब भी इनोवेशन आता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है? ठीक इसी तरीके से प्रोडक्शन अगर बढ़ा दी जाए, प्रोडक्शन अगर लार्ज स्केल पे की जाए, तो इकोनॉमिक्स में एक टर्म आता है इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब आप बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो, तो आपके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, ठीक है? तो इस पे फोकस किया जा सकता है, ठीक है? तो इंपोर्ट किया जा सकता है। तो जिस देशों में प्राइसेस कम है, वहां से इंपोर्ट कर लो। कॉर्पोरेशन टैक्स या जितने भी तरीके के टैक्स हैं जो कि आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उसे डिक्रीज कर दे, तब इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लें, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सिंपल सा मतलब ये है, नई टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हो, और बहुत ज़्यादा अगर आप एफिशिएंट होगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी वैसे ही कम हो जाएगी, ठीक है? तो ये कुछ आपके सोल्यूशन हो सकते हैं। फिर एक टर्म आता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, जिसको हम बोटल नेक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो ये ना ऐसे डेफिनेशन वगैरह कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या है? तो देखो, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी में कुछ डेफिशिएंसी है, आपके इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के चलते प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? अब ये प्रॉब्लम क्या है? देखो, सबसे पहले एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखो, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं इसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? एग्रीकल्चर का बहुत पिछड़ा होना। अब जैसे सपोज करो कि आपके पास बड़े बड़े खेत हैं, और खेती आप करने जा रहे हो बैलगाड़ी लेके, ठीक है? तो obvious सी बात है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बढ़ जाएगा। और ऐसे अगर एग्जांपल करो, अगर आपके पास ट्रैक्टर होता, तो ट्रैक्टर से जब आप खेती करोगे, तो obvious सी बात है, आपका कॉस्ट इनिशियली तो आपका लगेगा, लेकिन जब इतने बड़े स्केल पे जब आप मशीनरी का इस्तेमाल करोगे, तो obvious सी बात है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे, ये कम पड़ जाएगा, ठीक है? तो अब क्योंकि किसी देश में एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है ये बहुत बैकवर्ड है, तो obvious सी बात है, प्राइसेस बढ़ेंगे।
सिंपल सी बात है। और फिर ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज फैसिलिटीज। अब देखो, अब किसी देश में अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज अगर हमारे पास नहीं है, तो चीज़ें जल्दी जल्दी खराब हो जाएंगी। चीज़ें अगर जल्दी जल्दी खराब हो रही हैं तो obvious सी बात है कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है बहुत कम हो जाएगी। तो अगर किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी कम हो तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे ना। अब ठीक इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत बढ़िया नहीं है, जैसे आज के टाइम में तो आजकल ये वीडियोस भी काफ़ी वायरल हो रही हैं। जैसे अगर आप किसी हिली हिली एरिया में अगर आप ट्रैवल करने जाते हो, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो प्राइसेस हैं नॉर्मल चीज़ों के बहुत मतलब कि ज़्यादा लिए जाते हैं। जैसे वहाँ पानी की बोतल जो है 100-100 रुपए में, 500-500 रुपए में वहाँ पे देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर ना होने के चलते प्राइसेस जो है अक्सर बढ़ ही जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। फिर ऐसे ही कुछ और इन्फ्लेशन पे अगर हम नज़र डालें तो एक इन्फ्लेशन होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन, जिसको कि हम वेज प्राइस स्पाइरल भी कहते हैं। अब देखो, ये सिंपल सा इन्फ्लेशन है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपके वर्कर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो चेंज हो रहा है लोगों का। ठीक है, और जो लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होने के चलते कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ये बढ़ रही है। तो वो अपने एम्प्लॉयर से क्या कहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। ठीक है, तो जब एम्प्लॉयर इनकी सैलरी बढ़ाएगा तो क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ गया। और इन्फ्लेशन में मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्फ्लेशन में जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मनी सप्लाई बढ़ रहा है, जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगा इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो ये जो बिल्ट इन इन्फ्लेशन है इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई वर्कर, ठीक है, अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट की डिमांड करता है और अगर इंक्रीमेंट हो जाता है तो वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी जो इकोनॉमी में आएगा वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का कारण बन सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? तो जब भी हम कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो आपने यहाँ पे याद रखना है, ये इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। कोर इन्फ्लेशन में आप कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करते हो। वो कुछ चीज़ें कौन सी है? एनर्जी हो गया और फूड आर्टिकल्स हो गए। इसको छोड़ के बाकी सभी चीज़ों में इन्फ्लेशन को जब आप मेजर करते हो, इसको हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। अब आप सोचोगे कि एनर्जी और फूड आर्टिकल्स को हमने मतलब क्यों एक्सक्लूड कर दिया? तो इसलिए कर दिया क्योंकि ये काफ़ी वॉलेटाइल इन नेचर है। ठीक है, इनके प्राइसेस जो है ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो इनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर मान लो ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए हो कि अगर हम फूड आर्टिकल्स और एनर्जी आर्टिकल को भी इंक्लूड करें, ऐसा भी अगर हमारे पास इन्फ्लेशन का डेटा हो, तो ऐसे इन्फ्लेशन के डेटा को, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है? यहाँ पे हम सभी चीज़ों को काउंट करते हैं। ठीक है, वो फूड हो चाहे फ्यूल हो, इन सभी को हम काउंट करते हैं। और सभी इन्फ्लेशन, सभी एरिया के इन्फ्लेशन को जब हम कंसिडर करते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। चलिए, तो अब कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन क्या है? तो देखो, एक ऐसा इन्फ्लेशन की सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट कोई कोशिश नहीं कर रही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर गवर्नमेंट कोई भी मेजर नहीं ले रही है, ऐसे इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं? ओपन इन्फ्लेशन। फिर ओबियस ही बात है, फिर स्प्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होगा? तो जहाँ पे गवर्नमेंट अगर कोशिश करे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, ऐसे इन्फ्लेशन को क्या कहेंगे? स्प्रेस्ड इन्फ्लेशन कहेंगे। फिर एक टर्म आता है प्राइस स्पाइरलिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। प्राइस स्पाइरलिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो देखो, इसका ना सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी एक सेक्टर में इन्फ्लेशन आ रहा है, अगर किसी एक सेक्टर में इन्फ्लेशन आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो इम्पैक्ट है दूसरे सेक्टर पे भी पड़ेगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्राइस स्पाइरलिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। कैसे? जैसे सपोज करो कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन आ गया है एक सेक्टर में, और वो सेक्टर कौन सा है? फ्यूल सेक्टर। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए। अब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके फाइनल कमोडिटीज है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा रहा है, तो वहां पे इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? प्राइस स्पाइरलिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। फिर एक वर्ड आता है प्रोटीन इन्फ्लेशन। ये प्रोटीन इन्फ्लेशन क्या होता है? तो नाम से क्लियर है, प्रोटीन के जितने भी सोर्सेस हैं, ठीक है, चाहे वो आपके पल्सेस हो, चाहे फिश हो, चाहे एग हो, मीट हो, ऐसे चीजों में अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रोटीन इन्फ्लेशन। फिर एक वर्ड आता है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। तो ये कोई टर्म अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम से क्लियर है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन मतलब कि आने वाले समय में, ठीक है, जो इन्फ्लेशन है वो कितना हो सकता है, तो जस्ट एक एक्सपेक्टेशन करना। देखो, वैसे है तो ये टर्म जरूरी ही है, वैसे एग्जाम में आने के प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन मेंस के पेपर में अगर कहीं लिखना हो कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये मतलब टर्म यूज किया जा सकता है कि अगर हम इन्फ्लेशन को पहले ही एक्सपेक्ट कर लें,
और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हर साल कभी टमाटर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, प्याज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, उसका एक टाइम आता है, ठीक है। और ये लगभग अब सभी लोगों को पता चल चुका है कि एक खास पॉइंट ऑफ टाइम में इनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर आपको पता ही है कि 2 महीने बाद में इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो पहले से ही अगर हम क्यों ना तैयारी कर लें कि लोग होर्डिंग ना कर सके, ठीक है, उस तरीके से उसकी सप्लाई को हम मैनेज करें। ये टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर ये प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा डायरेक्टली, लेकिन ये टर्म आपको पता होना चाहिए, एज ए पॉलिसी मेकर आपको पता होना चाहिए। और अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर आंसर राइटिंग वाला कोई पेपर है, तो वहाँ पे ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये हमने वर्ड यूज़ कर लिया, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी लैग क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी लैग। तो देखो, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी लैग की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फोकस है वो किस पे होता है, कोर इन्फ्लेशन पे। तो जो कोर इन्फ्लेशन, ये वर्ड हमने पहले यूज़ किया हुआ, जहाँ पे हम कुछ वोलेटाइल जो कमोडिटीज़ हैं, जैसे फूड आर्टिकल्स हो गए, फ्यूल हो गए, उसको छोड़ के बाकी जितने भी सेक्टर में इन्फ्लेशन है, उसको जब हम स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी, जब आरबीआई का सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है अगर कोर इन्फ्लेशन पे ही रहे, ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना अब इतना आसान तो होगा नहीं, क्योंकि देखो कोर जो इन्फ्लेशन है सिर्फ यही थोड़ी है, जो वोलेटाइल प्रोडक्ट है उसमें भी तो इन्फ्लेशन आ रही है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी आप सिर्फ इसी को ध्यान में रखते हुए बनाओगे, तो ओबी सी बात है, इन्फ्लेशन को आप इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, इस पे आपका फोकस ही नहीं है, सारी पॉलिसी आप इसके बेसिस पे बना रहे हो। तो मान लो कि आपकी जो पॉलिसी थी, मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके से थी, आपका टारगेट था कि हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, ठीक है, और आपने 2 महीने में उस टारगेट को अचीव भी कर लिया। लेकिन आपका फोकस क्या है, कोर इन्फ्लेशन पे। तो जहाँ 2 महीने में काम हो सकता था, जहाँ 4 महीने लग सकते हैं, तो ये जो लैग है, ये जो टाइम गैप है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी लैग। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्टर पे ही फोकस कर रहे हो। फिर एक वर्ड आता है श्रिंक इन्फ्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। श्रिंक का मतलब क्या होता है? कम होना। तो अब ये इन्फ्लेशन का बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको आपने ना अपने डेली लाइफ में जरूर विटनेस किया होगा। मतलब आज से 10 साल पहले का एग्जाम्पल कंसिडर करो आप 10 रुपए लेके जाते थे और पार्ले जी की जो बिस्किट थे वो 10 रुपए के पहले मिलते थे। 10 रुपए के बिस्किट में कितनी क्वांटिटी होती थी पार्ले जी की, मतलब एक दिन में अगर आप खाना चाहो तो वो खत्म ना हो, मतलब इतनी क्वांटिटी होती थी। आज भी आप 10 रुपए लेके जाओ, आज भी 10 रुपए का पार्ले जी मिल जाएगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी देखो, मतलब 1/4 रह गया है मेरे ख्याल से। तो ऐसी इन्फ्लेशन को, जहाँ पे प्राइसेस तो सेम ही रहता है लेकिन क्वांटिटी जो है उसको कम कर दी जाती है, इसको हम कहते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन। फिर एक टर्म है नाइरू, ठीक है, दैट इज नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। अब देखो ये बेसिकली क्या है, तो ये एक ऐसा स्टेज है जिसको आप कहोगे कि एक ऐसा लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जिसका इन्फ्लेशन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, और जिसे आपकी इकोनॉमी बर्दाश्त कर सकती है। इसको हम कहते हैं नाइरू। अब आप सोचो कि मतलब ये क्या हुआ, ये तो समझ नहीं आया क्या है ये। तो हमने पिछली क्लासेस में एक कर्व देखा था, फिलिप कर्व। तो फिलिप कर्व में हमने एक रिलेशन देखा था, रिलेशन किसके बीच में हमने देखा था, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। और वो जो एक रिलेशन था वो कैसा था, वो इनवर्स था, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ठीक है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो वो कम होता जाएगा। अब ये अगर आप देखोगे तो वही फिलिप कर्व है, लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में आखिरकार मतलब क्या होता है। तो वहां पे आप देखते हो कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट इतना कम है कि उसका इन्फ्लेशन के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, नाइरू। ये याद रखना, ये पेपर में आ सकता है, ये टर्म का मतलब क्या हुआ। रीफ्लेशन क्या होता है? तो देखो, जैसे सपोज करो कि आपकी किसी देश की जो सिचुएशन है वो रिसेशन वाली है, और रिसेशन में क्या होता है कि लोग डिमांड कम करते हैं, ठीक है। डिमांड क्यों करें, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। अब रिसेशन से बाहर आने का आपके पास एक ही सोल्यूशन है कि मनी सप्लाई को बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मनी सप्लाई को बढ़ा दिया। अब आपको पता है मनी सप्लाई अगर बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन भी हो सकता है वापस से। तो रिसेशन से निकलने के लिए आपने डेलिबरेटली मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, और इस प्रोसेस में प्राइसेस अगर बढ़ जाए तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रिफ्लेशन, ठीक है जी, याद रखना है आपने, ये बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद बहुत ही ज्यादा एक टर्म है स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। ये पेपर में आ सकता है, पेपर में ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक ऐसी सिचुएशन, देखो ये सिचुएशन कितनी खतरनाक है
कि इन्फ्लेशन भी और अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो ऐसी सिचुएशन किसी देश में ना हो। इन्फ्लेशन की मार तो पड़ ही रही है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर लोग अनएम्प्लॉयड भी हो जाए तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। ये सीधा सीधा जो टर्म है आपसे पूछा जा सकता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है? तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब है कि आप एक इन्फ्लेशन की रेंज जो है वो तय कर लेते हो कि अगर इसके बीच में अगर इन्फ्लेशन अगर रहता है, ठीक है, तो वो देश के लिए नुकसानदेह नहीं रहेगा। ठीक है। तो अगर हम अपने देश इंडिया की बात करें तो हमने 2015 में इन्फ्लेशन टारगेटिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। और हमने टारगेट कितना रखा हुआ है? 4 ± 2, मतलब कि कम से कम 2 और मैक्स जो है ये 6% तक हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने नंबर याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जब हम बात करते हैं तो ये हम किस बेसिस पे देखते हैं? सीपीआई पे। ठीक है, अभी हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे सीपीआई क्या होता है। फिर आपने याद रखना है, कुछ ऐसा भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है कि पूरी दुनिया में पहला ऐसा कौन सा देश था जिसने इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात की? सो इट वाज न्यूजीलैंड, और इसने 1989 में ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। और ये हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये टर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब एक वर्ड है स्क्यूफ्लेशन। तो स्क्यूफ्लेशन क्या है? तो स्क्यूफ्लेशन सिंपल इसका मतलब होता है कि कुछ सेक्टर में तो इन्फ्लेशन है लेकिन कहीं पे डिफ्लेशन है। ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं? स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर, ये जीडीपी वाले चैप्टर में, नेशनल इनकम वाले चैप्टर में हमने कर लिया, यहाँ पे वापस से इसको करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं, ये इन्फ्लेशन तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? यहाँ से भी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, सबसे पहले क्रेडिटर, पैसा देने वाला, तो उसकी तो बैंड बजेगी। अब आप समझोगे कि जो पैसा देने वाला है उसकी बैंड कैसे बजेगी। देखो, तो पैसे देने वाले का जो बैंड है ये दो तरीके से बच सकता है। एक तो पॉइंट अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन दो सिनारियो आपको बताता हूँ। तो एक तो जिस बंदे ने पहले पैसा दे दिया है, एक तो उसकी बैंड बजेगी, और एक जो देने वाला है उसकी भी बैंड बजेगी। कैसे? तो जिसने दे दिया है पैसा, जैसे सपोज करो कि आपने बैंक से 1 लाख रुपए लिया, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे लगाया 10%, और जो कि आपने अगले साल देना है। ठीक है, मतलब टोटल आपने कितना पैसा वापस करना है अगले साल? 1,10,000 रुपये। 1 लाख जब आपको बैंक से मिला तो आपने क्या किया? 1 लाख रुपए का कोई किसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट कर दिया। कोई चीज़ खरीद ली आपने, सपोज करो आपने 1 लाख की कोई बाइक खरीद ली। ठीक है, इन्फ्लेशन आ गया। अब इन्फ्लेशन आने के चलते हुआ क्या कि वो जो बाइक के प्राइसेस है वो बढ़ गए, वो 2 लाख हो गए। ठीक है, मत अब 1 साल के बाद की हम बात कर रहे हैं। अब 1 साल के बाद वो सेम प्राइस, सेम जो बाइक है, ठीक है, कोई उसके मॉडल मॉडल कोई नया मॉडल नहीं है, वही मॉडल था, सारे जो फंक्शन थे सेम थे। अब 1 साल के बाद क्या होता है कि वही सेम बाइक का जो प्राइस है वो 2 लाख हो जाता है। लेकिन 1 साल के बाद आप बैंक को इतना पैसा जाके लौटाओगे, आपने कितना पैसा लौटाना है? 1,10,000। मतलब कि अब यहाँ पे 90,000 का आपको बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में लॉस किसका हो रहा है? देने वाले का। ठीक है, अब एक और यहाँ पे सिचुएशन अगर हम कंसिडर करें, जो पैसा अभी देने वाला है, तो जो पैसा देने वाला है उसका लॉस कैसे होगा? उसका लॉस इस तरीके से होगा कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो फिर ऐसे इंस्ट्रक्शन जारी कर देंगे कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सिंपल सा आपके पास तरीका यही होता है कि मनी सप्लाई को कम कर दें। ठीक है, तो जो क्रेडिटर है पैसा देंगे ही नहीं, तो पैसा अगर देंगे ही नहीं तो उनका काम कैसे चलेगा? तो उनका ऑलरेडी फिर ऐसे ही लॉस होता जाएगा। फिर है डेटर, तो डेटर का बेनिफिट होगा, और ये बेनिफिट कैसे होगा अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। तो ये क्रेडिटर ही है लैंडिंग वाला, तो इसका जो है वो नुकसान होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक का इस पर प्रेशर होगा कि पैसा नहीं भेजना है मार्केट में। पैसा अगर जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि पैसा बहुत है मार्केट में इसीलिए इन्फ्लेशन आ चुका है, तो हमने कंट्रोल तो करना है। तो लैंडिंग वाले का, पैसा देने वाले का भी ऐसी सिचुएशन में लॉस होता है। एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाता है। जब इन्फ्लेशन होता है तो लोग डिमांड कम, अब देखो सिंपल सी बात है, आप कोई चीज़ पहले 100 रुपये की खरीदते थे, अब उसके प्राइस हो गए 200, तो अब पैसा खर्च करोगे? नहीं करोगे ना, मतलब डिमांड उसके लिए कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट, तो देखो शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया किसी भी देश के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाला जो रेंज है उसके बीच में इन्फ्लेशन रहना जरूरी है। तो अगर ऐसी इन्फ्लेशन है तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लेकिन अगर ये बहुत लंबे समय तक इन्फ्लेशन अगर रहे, और वो सपोज करो कि जो इन्फ्लेशन है वो आपके इन्फ्लेशन टारगेटिंग से ऊपर है, तो ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगी। फिर ऐसे अगर हम बात करें इन्फ्लेशन का इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपकी रियल इनकम कम हो जाती है। अब इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे मान लो कि आपकी आपकी सैलरी थी 10,000 रुपये। ठीक है, और 10,000 रुपये में फिर आपने उस तरीके का अपना लाइफ स्टैंडर्ड जो था वो बनाया हुआ था। ठीक है, अब इन्फ्लेशन आ गई, आपने बॉस को बोला कि भाई पैसे बढ़ा, तो बॉस ने क्या किया कि 15,000 रुपये कर दिया। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा आपको 5,000 मिला, पहले 10,000 में जितनी चीज़ें आप खरीदते थे वो 5,000 एक्स्ट्रा आने पे, मतलब 15,000 आने पे भी उतनी ही चीज़ें खरीद रहे हो।
ठीक है? तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा बढ़ा, इसका कोई बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है? मतलब आपकी जो रियल इनकम है, क्या बढ़ी? बिल्कुल नहीं बढ़ी, सिर्फ नंबर बढ़ा, सिर्फ नॉमिनल नंबर बढ़ा और कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो आप कह सकते हो कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन में जब आपकी सैलरी बढ़ भी जाती है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि जो आपकी रियल इनकम है, वो तो बढ़ती नहीं है, ठीक है? और रियल इनकम का मतलब क्या होता है? आपको फैसिलिटीज़ कितनी मिल रही है, ठीक है? पहले कितनी चीज़ें खरीद सकते थे और अब कितनी खरीद सकते हो, ठीक है? चलिए, सेविंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखो, शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि पैसा बचा लोगे। पहले आप कोई चीज़ 100 की खरीदते थे, अब 200 हो गया, तो क्या करोगे? सेविंग कर लोगे ना, मतलब सेविंग बढ़ जाएगी शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा लॉन्ग टर्म पे, तो आपको पता है पैसा रखने का कोई फायदा तो है नहीं, इसके जो वैल्यू है डिप्रिशिएट होती जा रही है, तो आप क्या करोगे? फिर उस पैसे को जल्दी जल्दी खर्च दोगे, नहीं तो उसके जो वैल्यू है और भी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो जाएंगे। फिर एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा? तो वही एक्सपेंडिचर मतलब कम करोगे, फिर बाद में इंक्रीज कर दोगे। टैक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो टैक्स पेयर की बैंड बजेगी, क्योंकि देखो, इन्फ्लेशन जब होता है तो गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? टैक्स को बढ़ा देते हैं, तो टैक्स बढ़ेगा तो आपकी बैंड बजेगी टैक्स पेयर की। फिर इसका इम्पैक्ट एक्सचेंज रेट पे क्या पड़ता है? तो आपकी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है, एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं। देखो, आपके ही देश में इन्फ्लेशन है, तो दूसरे देश वाले क्यों खरीदेंगे? तो आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? इंपोर्ट ज़्यादा करना चालू कर दोगे। ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक्सपोर्ट हो नहीं रहे, इंपोर्ट बढ़ गया, तो ट्रेड डेफिसिट होगा। एम्प्लॉयमेंट के क्या फर्क पड़ेगा? शॉर्ट टर्म में बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म में कम हो जाएगा। बस सोचो कि ये शॉर्ट टर्म में बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म में कम हो जाएगा, ये क्या भला है? तो ये चीज़ ना आपको मैंने समझाया हुआ है, जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व पढ़े थे, वहाँ पे ये टर्म मैंने आपको समझाई हुई है कि ऐसा क्यों होता है। देखो, किसी भी देश में कुछ ना कुछ जो इन्फ्लेशन है वो ज़रूरी है, जिसको कि हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाला रेंज कहते हैं। तो अगर उस रेंज में, अगर मान लो कि अगर इन्फ्लेशन है, तो उसका बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है? देखो, इन्फ्लेशन से एक चीज़ तो हमें पता चलता है कि मनी सप्लाई बढ़ रही है, और मनी सप्लाई बढ़ने से हमें ये बात पता चलता है लोगों के पास पैसा है। तो लोगों के पास पैसा है, अगर ये पता चल जाए किसी बिजनेसमैन को, तो वो क्या करेगा? अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा कि लोगों के पास पैसा है, तो इस तरीके से लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? अब हम देखते हैं, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है? उसमें से पहला टूल है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो देखो, होलसेलर कौन होता है? देखो, एग्जाम्पल कंसिडर करें, अगर हम अपने एग्जाम्पल कंसिडर करें, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप कहाँ पे जाते हो? आप दुकान पे जाते हो। वो कौन है? रिटेलर है। रिटेलर को कोई चीज़ चाहिए तो किसके पास जाता है? होलसेलर के पास जाता है। तो होलसेल में जो चीज़ वो खरीद रहा है, अगर वहीं पे प्राइसेस बढ़ जाए, तो उसको क्या कहेंगे? होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है? तो वहाँ पे प्राइसेस कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, वो बात की बात है, लेकिन होलसेल लेवल पे जब आप प्राइसेस को स्टडी करते हो, ऐसे इंडेक्स को क्या कहते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो अब इसमें से पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? सबसे पहले कितनी कमोडिटीज को कवर किया जाता है? तो 697। और ये क्या चीज़ है? तो ये तो नाम से ही क्लियर है। फिर आपने याद रखना है, इसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? तो पब्लिश किया जाता है बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है? ठीक इसी तरीके से इसमें बेस ईयर हम किसको कंसिडर करते हैं? 2011-12 को। क्रिटिसिज्म इसका इसलिए होता है क्योंकि हम तो होलसेलर की बात कर रहे हैं ना, कंज्यूमर की बात बात कर नहीं रहे, कंज्यूमर के लेवल पे क्या हो रहा है। तो बस इसी क्रिटिसिज्म को हमने ठीक करने के लिए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। तो कंज्यूमर, हम अपनी एग्जांपल कंसीडर करें, तो आप जहाँ पे चीज़ खरीदने जा रहे हो, अगर वहीं पे प्राइसेस बढ़ जाए, ठीक है, या कम हो जाए, तो ऐसे इंडेक्स को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है? और ये डेटा किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? एनएसओ के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है? और इसमें ये सभी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक रिवीजन किया जाता है सीपीआई में। सीपीआई का जो इंडेक्स है, 2015 में इसमें कुछ चेंजेस करे जाते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आया, तो ये पेज और अगला पेज जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ से डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2015 में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से रिवीजन किए गए। तो पहला रिवीजन क्या किया गया? बेस ईयर को चेंज किया गया। तो अभी बेस ईयर कौन सा यूज कर रहे हैं? 2011-12। पहले क्या था? तो पहले हम 2009-10 यूज करते थे। तो एक तो ये चेंज आपने याद रखना, ये डायरेक्टली आएगा पेपर में क्वेश्चन, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। फिर जो बास्केट ऑफ आइटम्स जो थे, तो पहले यूज करने के लिए जो आप डेटा यूज करते थे, ठीक है, उसको भी चेंज कर दिया गया। तो पहले आप कौन सा यूज करते थे? यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड डेटा, ठीक है, इसको हम पहले यूज करते थे। ठीक है, अभी हम कौन सा यूज करेंगे 2015 के अकॉर्डिंगली? तो अब हम यूज करेंगे मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड डेटा, ठीक है, ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना। तो ये दूसरा चेंज हो गया। तीसरा अगर हम बात करें, तो पहले ये जितनी भी कमोडिटीज़ थी सीपीआई के अंडर, उसको आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? तो इसको पहले आपने डिवाइड किया था 5 पार्ट्स में, ठीक है? लेकिन अभी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? 6 पार्ट्स में। और फिर एक एग के कॉन्टेक्स्ट में है, तो एग को पहले आप एग, फिश और मीट वाले कैटेगरी में रखते थे, अब इसके लिए एक अलग से ही कैटेगरी बन गई है, ठीक है? तो ये चेंजेस कुछ इंट्रोड्यूस करे गए हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें, तो पहले इंडाइसिस को स्टडी करने के लिए, इंडाइसिस को फ्रेम करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए हम जियोमेट्रिक मीन्स वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे। पहले माफ़ कीजिएगा,
अर्थमेटिक मीन हम यूज़ करते थे और अभी के टाइम में इस चेंजेस के अकॉर्डिंगली हम जीएम वाला मेथड जो है इसको हम यूज़ करेंगे। अब यूज़ करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा वो बाकी बातें हैं, बस हम चेंजेस देखें। ये जिसने यूज़ करना है इंडेक्स को बनाने के लिए वो इसकी सिरदर्दी है। फिर उसके बाद जो अब यहाँ पे एक नया और चेंजेस जो इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके जितने भी आर्टिकल्स हैं अब उसको भी कंपाइल किया जाएगा और उसके लिए एक अलग जो इंडाइसिस है वो भी बनाया जाएगा। तो ये भी एक चेंज है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक उसी तरीके से अगर हम हाउस रेंट की बात करें तो पहले जो इंडेक्स बनाया जाता था उसमें कितने घरों को कवर किया जाता था, तो 6,684 ऐसे घरों को स्टडी किया जाता था, लेकिन अब इस नंबर को हमने बढ़ा दिया है और अब होगा 13,368। ठीक है, तो ये कुछ मेजर चेंजेस है और इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से यूपीएससी के स्टैंडर्ड के अगर क्वेश्चन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएगा। अब कुछ और हम टर्म्स देखते हैं इन्फ्लेशन में। एक टर्म आता है शू लेदर कॉस्ट। शू लेदर कॉस्ट क्या होता है? देखो ये वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर आप कह लो कि कनेक्टेड नहीं है इस टॉपिक से, पर ये टर्म वैसे ही बुक में दिख गई तो मैंने सोचा इसे ऐड कर ले। शू लेदर कॉस्ट क्या होता है? शू लेदर कॉस्ट का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं कि बैंक में पैसा जमा करा दो, ठीक है, एफडी करा दो, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। फ्री में ही मिलता है जी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये फ्री फ्रू को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब देर इज नथिंग यू कैन कॉल इट फ्री। वहां पे भी आपके जूते तो घिसते ही है ना, जिसे हम शू लेदर कॉस्ट कहते हैं। कैसे, समझ नहीं आया? अब बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हो, लाइन में लगते हो, धूप में घर से बाहर निकलते हो, ये सभी चीजें जो हैं इसका भी तो अपने आप में कोई कॉस्ट है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? शू लेदर कॉस्ट। मतलब कि अगर बैंक वाले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसके पीछे भी आपकी जो भाग दौड़ है, ठीक है, वो आपकी कॉस्ट है। मतलब फ्री में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। फिर अब हम देखते हैं हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन। तो अभी इन्फ्लेशन की रेंज कितनी होनी चाहिए, मतलब किसको हम हेल्दी कंसीडर करें? तो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग कमेटीज ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नंबर हमको सुजेस्ट किया। सबसे पहले चक्रवर्ती कमेटी 1985 में इन्होंने बोला 4% तक मतलब बिल्कुल ठीक रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1997-98 में बोला कि 4 से 6% तक ठीक होना चाहिए। रंगाराजन ने बोला 5 से 6% ठीक होगा। तारापुर कमेटी ने बोला 30 से 5%। और अभी जो करंट हम डेटा यूज करें वहाँ पे 4+-2 वाला फॉर्मूला ये हमने पहले ही देख लिया। ठीक है, तो ये सभी आपने याद रखने हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि ये अलग अलग कमेटीज ने अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब कितना रिकमेंड किया था इन्फ्लेशन का रेट। अब हम देखते हैं कुछ और टर्म्स। तो एक टर्म आता है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? देखो, आपकी इनकम 100 रुपये है, ठीक है, आपने खर्चा कर दिया 120 रुपये। और मैं शुरू से ये तीसरी चौथी बार ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब है सिंपल सा कि मनी सप्लाई बढ़ चुकी है। मनी सप्लाई बढ़ चुकी है इसका मतलब इन्फ्लेशन आ सकता है। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? गवर्नमेंट की कुछ इनकम है, मान लो गवर्नमेंट के पास 100 रुपये है, खर्चा कर दिया उसने 20 रुपये, 120 रुपये। अब आप सोचोगे 120, इनकम 100 है तो 120 कैसे खर्चा कर दिया? तो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है ना साथियों। तो कहीं और से पैसा बोरो किया और खर्चा कर दिया। तो इस प्रोसेस में अगर इन्फ्लेशन आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। तो अब देखो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कब से करी जा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन से बचने का कोई तरीका है? तो बिल्कुल, तो इन्फ्लेशन प्रूफ एसेट में पैसा लगा दो। गोल्ड, फिजिकल एसेट, डॉलर, इन सभी में पैसे इन्वेस्ट कर दो। तो इन्फ्लेशन से आप बच जाओगे क्योंकि इनको हम इन्फ्लेशन प्रूफ एसेट्स कहते हैं। अब यहाँ पे ना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सीनियोरेज और इन्फ्लेशन टैक्स। कई बार इन दोनों को सेम पर्पस के लिए यूज किया जाता है, कई बार नहीं किया जाता है। तो हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं, इन दोनों का मतलब क्या होता है। दोनों में कॉमन यही है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं सीनियोरेज। ये पेपर में आ सकता है, सीनियोरेज क्या होता है? तो सीनियोरेज का मतलब होता है कि जब आरबीआई कोई न्यू करेंसी पब्लिश करती है, आरबीआई जब न्यू करेंसी प्रिंट करती है, तो जब न्यू करेंसी प्रिंट किया जाएगा तो obvious सी बात है मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता है? इन्फ्लेशन आ जाता है। तो आरबीआई के नए करेंसी प्रिंट करने से अगर इन्फ्लेशन आ जाए, इसको क्या कहते हैं? सीनियोरेज। ठीक है, और कई बार सीनियोरेज को इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि ये आरबीआई का प्रॉफिट है। ठीक है, जब आरबीआई करेंसी को प्रिंट करती है तो आरबीआई को बेनिफिट होता है। कैसे बेनिफिट होता है? अब 2000 का नोट है मान लो, 2000 के तो बैन हो गया है ना। जैसे मान लो 500 का नोट है, 500 के नोट के कागज की वैल्यू कितनी होगी, उसका कॉस्ट कितना आएगा? मान लो 5 रुपये आएगा, तो 1995 रुपये जो है उसका प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर देते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में सिंपली आपने याद रखना है कि जब भी न्यू करेंसी पब्लिश की जाती है तो मनी सप्लाई बढ़ती है, और ऐसा करने से अगर इन्फ्लेशन आ जाए उसको क्या कहेंगे हम? सीनियोरेज बेस्ड इन्फ्लेशन। फिर एक टर्म आता है इन्फ्लेशन टैक्स।
इन्फ्लेशन जो है वो अब टैक्स की तरह हो गया। देखो टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स में आपको पैसा देना पड़ता है, टैक्स में आपको पैसा देना पड़ता है। इन्फ्लेशन में भी आपको पैसा देना पड़ रहा है। कैसे? देखो इन्फ्लेशन है, आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, ठीक है, पैसा को अपने पास ही रख लिया। और इन्फ्लेशन में क्या होता है कि धीरे धीरे आपके जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। मतलब मान लो पहले आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, और 100 रुपये की आप कुछ एक क्वांटिटी परचेज कर सकते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। तो वो जो पहली चीज़ आप 100 की खरीद सकते थे उसके लिए 200 रुपये देना पड़ेगा, आपने पैसा अपने पास ही रख लिया। तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी, अब तो कुछ भी नहीं रही, क्योंकि अब आधी चीज़ आपको मिलेगी। मतलब कि आपका पैसा गया, पहले जितनी चीज़ आप खरीद सकते थे उतने पैसे की, अब उससे डबल आपको देना पड़ेगा, तो ये टैक्स ही तो है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होता है? तो देखो ये अब हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि अगर मान लो किसी बिजनेस सेक्टर में अगर कोई भी कंपनी अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके अपना अकाउंट को मैनेज करे, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हम टर्म यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। फिर एक वर्ड होता है इन्फ्लेशन प्रीमियम। देखो इन्फ्लेशन में नुकसान तो होता ही है लोगों का, लेकिन कई लोगों का बेनिफिट भी होता है, और ये एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में जब आपका फायदा होता है इसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन प्रीमियम कहते हैं। फिलिप कर्व कर्व वाले चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी इसको समझा दिया है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। फिलिप कर्व में क्या होता है, ये आपको एक इनवर्स रिलेशनशिप बतलाता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो अब देखो ये लास्ट स्लाइड है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करें, ये अब पूरे लेक्चर को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब मनी सप्लाई बढ़ चुकी है, हमारा यहाँ पे टारगेट क्या होगा, मनी सप्लाई को कम करें, बस। तो मनी सप्लाई को अब हम कैसे कम करेंगे, देखो तो हमारे पास तीन तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला फिजिकल मेजर हो सकता है, मॉनेटरी मेजर हो सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हो सकते हैं। सबसे पहले टैक्स। याद रखना हमने क्या करना है, मनी सप्लाई को कम करना है, तो मनी सप्लाई कम करने के लिए क्या करेंगे, टैक्स को बढ़ा दो, ठीक है। गवर्नमेंट जो नॉन डेवलपमेंट पर्पज के लिए जो पैसा उड़ा रही है इसको कम कर दे, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम कर दे। तो ये हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पेपर में। मॉनेटरी मेजर्स, सीआरआर को बढ़ा दो। सीआरआर आपको पता ही क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो, जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो जब इसको बढ़ा दिया जाएगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी जो है, ठीक है, मार्केट में देने के लिए बैंकों के पास कम पड़ जाएगा। तो हम हमारा यही तो ऑब्जेक्टिव है ना, मनी सप्लाई को कम कर दें। ठीक इसी तरीके से इन सभी को अगर हम बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई अगर कम हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, तो ब्लैक मनी को कम कर दो, ठीक है। जो होर्डिंग है अगर उसको हम कम कर दें तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है, यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फ्यूचर जो ट्रेडिंग है अगर हम उसको रोक दें, अब देखो अगर ऑन द स्पॉट अगर कोई चीज़ें हो रही है तो वहाँ पे आप कुछ प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन अगर कोई चीज़ पहले से ही आपने मतलब कि फ्यूचर मार्केट में चीज़ों को ट्रेड करना चालू कर दिया तो रियल टाइम में जो मेजर्स हैं वो करने बड़े मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों पे भी अगर हम रोक लगा दें तो हम इन्फ्लेशन को काउंटर कर सकते हैं। तो ये था इन्फ्लेशन का चैप्टर। आई होप यू पीपल इन्जॉयड दिस लेक्चर, और ये काफ़ी नॉलेजेबल लेक्चर आपके लिए रहा होगा, काफ़ी नई चीज़ आपको पता चली होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।